बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि सालिस मुतहर्रिक हुए हैं और सालिस मुतहर्रिक हुए हैं इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के माबैन जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, ख़तूत लिखे जा रहे हैं, कमेटी में बैठने से इनकार किया जा रहा है। तो ये जो इख्तलाफात का मामला है, इस पर कौन सालिस मुतहर्रिक हुए हैं, क्या मुलाकातें हुई हैं, क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले पर, एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन है और तीसरा तहरीक इंसाफ का नया प्लान है जो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जैसे तहरीक इंसाफ के अपने ही गले पड़ गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने नया धमाका किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक बरतरफ़ी की ख़बर है, नई तकर्री की ख़बर है, लेकिन इन तमाम ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करने से पहले चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त होगी, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करने की दरख्वास्त होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करने की भी दरख्वास्त होगी। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब नाज़रीन, जिनके ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उसमें कुफर टूटा है खुदा खुदा करके। उस्मान गिल साहब आज पहले फ़ेज़ में नहीं पहुँचे, जज साहब ने वार्न किया, नैब के वकला ने मुखालफत की, नई तारीख़ ना दी जाए। लेकिन फिर जब उस्मान गिल साहब अदालत में पहुँचे, बुशरा बीबी साहबा के वकील, तो उनकी तरफ से नैब के आखिरी गवाह मियाँ उमर नदीम पर जिरह का आगाज़ किया गया जो आज मुकम्मल ना हो सके और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज ख़बर जो है, ख़बर अदालती कार्रवाई में तो सिर्फ इतनी है कि चलें आज अल्लाह अल्लाह करके जिरह का दोबारा से आगाज़ हुआ है। लेकिन बड़ी ख़बर ये है जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसमें नाज़रीन कुछ ख़बरें हैं, यानी खान साहब कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो इल्ज़ाम बानी पीटीआई लगा रहे हैं वो ख़ुद इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम बड़ा सादिक आता है। चंद नाज़रीन पॉइंट्स मैंने इमरान खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू के निकाले हैं। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब ने काजी फ़ाइसा साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी एक्सटेंशन के लिए हुकूमत की और हुकूमत उनकी मदद कर रहे हैं। काजी फ़ाइसा साहब ने के हवाले से इमरान खान साहब ने सवाल ये उठाया कि काजी फ़ाइसा साहब ने जो धांधली कराई, अगर वो बेकसूर थे तो लियाकत चट्टा को अदालत में क्यों नहीं बुलाया। और साथ में इमरान खान साहब जो हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा की ज़हनी सेहत पर भी सवाल उठाया कि मुझे ऐसा लगता है, इमरान खान ने कहा कि ये ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं है। लेकिन खान साहब की इस बात से लगता है कि शायद वो ख़ुद भी ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं है। काजी फ़ाइसा साहब का लियाकत चट्टा को बुलाने का कौन सा कानून इजाज़त देता है, कौन सा आइन इजाज़त देता है। आप आइन के मुहाफ़िज़ होने का दावा करते हैं, आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी तहरीक चलाने का दावा करते हैं, लेकिन बता देना किस कानून के तहत, किस आइन के तहत काजी फ़ाइसा लियाकत चट्टा को बुलाएं। अब साकिब निसार वाला अख्तियार तो काजी फ़ाइसा साहब चलाते नहीं कि इंस्पेक्शंस भी करनी है, हॉस्पिटल्स के भी, तालीमी इदारों के भी, अदलिया के भी, फ़ंड रेजिंग भी करनी है, रोज़ 2-2, 3-3, 4-4 100 मोटो भी लेने हैं। काजी फ़ाइसा साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। काजी फ़ाइसा साहब तो अपने अख्तियार के अंदर रहे, किसी जगह पे रेड लाइन को क्रॉस भी नहीं किया। और जहाँ तक बात है लियाकत चट्टा को बुलाने की, तो जिन्होंने या जिस इदारे ने लियाकत चट्टा को बुलाना था उन्होंने बुलाया लियाकत चट्टा को, लियाकत चट्टा का जवाब भी लिया, तहरीरी एप्लीकेशन भी उन्होंने दी, मतलब रिप्लाई भी जमा करवाया और लियाकत चट्टा के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमे का इंदराज भी हुआ झूठा स्टेटमेंट देने पे, जिसका एतराफ़ लियाकत चट्टा ने ख़ुद भी किया। और फिर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि दुनिया के किस मुल्क में होता है कि कमिश्नर को
अगवा कर लिया जाए। ये जो खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं, दुनिया के किस मुल्क में होता है कि एक सियासतदान कहे कि अपोजिशन का काम ये इल्ज़ाम लगाना होता है? मगरबी ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में आप ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाएं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएं और फिर कहें कि मेरा सियासी स्टेटमेंट था, वहाँ पर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। आपको इल्ज़ाम लगाना महंगा पड़ जाता है, आपकी तबीयत हरी भरी हो जाती है, आपको लाखों करोड़ों के हर्जाने, जुर्माने, प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त करवानी पड़ जाती हैं। तो लियाकत चट्टा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो अगवा हैं, उनके किसी अजीज़ ने ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाया, किसी रिश्तेदार ने, किसी फैमिली मेम्बर ने, उनकी तरफ से तो ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं। खान साहब लियाकत चट्टा के कौन से रिश्तेदार हैं, क्या रिलेशनशिप है, खान साहब बताएंगे। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि 63A का मुकदमा अब दोबारा लगाया जा रहा है और उसके ज़रिए फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी जाएगी। यानी 63A का मुकदमा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया गया, वो मुकदमा दोबारा समात के लिए नहीं लगना चाहिए, उससे जी फ्लोर क्रॉसिंग होगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों में फ़ैसला दिया, 41 अरकान को आज़ाद करार दे दिया, उससे क्या फ्लोर क्रॉसिंग का खदशा नहीं पैदा हुआ? वो फ्लोर क्रॉसिंग हलाल है। ये फ्लोर क्रॉसिंग जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, उसको आप हराम समझते हैं। और फिर आप कहते हैं कि 63A का मुकदमा क्यों समात के लिए लगाया? भाई क्या ये मुकदमा समात के लिए नहीं लगना चाहिए? पेंडिंग ही रहे सारे ज़िंदगी। और मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि क्रेडिट काजी फायसा को मिलना चाहिए कि वो मुकदमात, पुराने क्रॉनिक मुकदमात जो माजी के चीफ जस्टिस साहबान ने उनकी फ़ाइल देख के उनको साइड पे रख दिया, टेबल के नीचे रख दिया, कारपेट के नीचे डाल दिया, वो तमाम मुकदमात काजी फायसा ने सुने। भुट्टो का रेफरेंस 2011 का, 13 साल पड़ा रहा, काजी फायसा ने सुना। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील 5 साल पड़ी रही, काजी फायसा ने उस पर आके फ़ैसला किया। शौकत अजीज़ सदीकी के केस का फ़ैसला नहीं हुआ, काजी फायसा साहब ने उस केस का फ़ैसला किया। जो 460 अरब मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में देने थे, डिफ़ॉल्ट कर गया 2020 में मलिक रियाज हुसैन बैरिया टाउन, इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई, किसी ने मुकदमा नहीं लगाया। काजी फायसा साहब ने आके वो मुकदमा लगाया और डिसाइड भी किया। और भी कई ऐसे मुकदमात हैं, अब मुझे सरे दस्तो याद नहीं, तो पुराने मुकदमात लगाए तो काजी फायसा साहब को तो क्रेडिट है कि ऐसे पुराने मुकदमात लगा के वो उनको डिसाइड करना चाहते हैं, क्यों वो पेंडिंग पड़े रहें, उनका फ़ैसला तो होना चाहिए। और फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब एक और इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये जो इल्ज़ाम खान साहब लगा रहे हैं, ये वैसे भी खान साहब की ज़ुबान पे जचता नहीं है। यानी जो जुर्म आप खुद कर रहे हैं, जो काम आप खुद कर रहे हैं, आप कहते हैं दूसरा ना करे। क्या कहते हैं खान साहब? खान साहब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे कह रहे हैं एक्सटेंशन की बात? कैसे कह रहे हैं कि आर्मी चीफ का मनसब या उनका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं। खान साहब कहते हैं कि थर्ड अंपायर तोसी चाहता है। अब मैंने क्यों कहा कि खान साहब के ज़ुबान पे ये बात जचती नहीं? ओ भाई, आपने तो खुद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, ना सिर्फ एक्सटेंशन दी थी, आपने उस एक्सटेंशन के लिए कानून भी बनाया। पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में वो कानून आप बना के गए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का। तो जब आप कानून बना के गए, अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है तो आपके बनाए गए कानून से होगी। अब इस पर कोई सवाल उठाया कि उसमें तो नून लीग ने भी हिस्सा डाला, पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा डाला। वो हिस्सा ना भी डालते, इस कानून के हक़ में वोट ना भी डालते, तब भी इमरान खान साहब की मेजॉरिटी तो थी, ये तो सिंपल अक्सरियत के साथ पास हो जाना था। तो खान साहब, आपकी ज़ुबान से बात अच्छी नहीं लगती। और फिर खान साहब ने कहा जी, हमने रावलपिंडी के जलसे को एहतजाज में तब्दील कर दिया कि चूँकि इन्होंने NOC नहीं देना था। खान साहब, लाहौर के जलसे का अहवाल आपको गंडापुर ने जाके आपके साथ मुलाकात में करके बताया कि अब हमने लाहौर के जलसे की नाकामी के बाद ये पिंडी वाला जलसा किया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारी रही सही साख का बेड़ा गर्क हो जाएगा, रही सही साख भी नहीं रहेगी। तो उस पे फिर ये मलबा इंतज़ामिया पे डाल दिया गया कि इंतज़ामिया हमें जलसे की इजाज़त नहीं देगी, इसलिए हम एहतजाज करेंगे। भाई, आप इंतज़ामिया को फ़ैसला तो करने दें। आपने तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी थी जलसे की इजाज़त के लिए, इंतज़ामिया आपको इजाज़त नहीं देती, आपको हाई कोर्ट से मिल जाती, जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने आपको इजाज़त लेके दी। तो फिर आपने क्यों जलसे को एहतजाज में तब्दील किया? क्योंकि आपको डर था कि बंदे इकट्ठे नहीं होने,
बंदे नहीं आने, आपने एहतजाज की कॉल दे दी। अगर नहीं यकीन तो आप देख लें कि जो नया प्लान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बनाया कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे आईनी अदालत के ख़िलाफ़, इमरान खान के रिहाई के लिए, आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। तो कितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, कितने इकट्ठे हुए। नया प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का गले पड़ गया, महंगा पड़ गया। और कितने लोग नाज़रीन इकट्ठे हुए, 2 दर्जन 2.5 दर्जन से ज़्यादा वकला नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ज़्यादा जम कर लें तो 3 दर्जन या 40 लोग से ज़्यादा नहीं थे वकला वहाँ पे मौजूद थे। ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। पीटीआई के बयानियों को जो आगे लेके कुछ साथी चलते हैं, उनकी जानिब से ट्वीट्स करके कहा गया, मैं आपको पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2 दर्जन वकला का ठाठे मारता हुआ समंदर। 2 दर्जन पीटीआई के एक बड़े सपोर्टर कह रहे हैं। दूसरा कहा गया, शारा दस्तूर पर कम अज़ कम 100 वकला तो होने चाहिए थे। ये भी खान साहब का एक सपोर्टर है जो पकड़ा गया था तो फिर रोने लग गया था कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। वो भी कह रहा है कि शारा दस्तूर पर कम अज़ कम 100 वकला तो होने चाहिए थे, फिर कहते ने बूटा गल्ला कट दा है। तो ये इनका जो नया प्लान एहतजाज का सुप्रीम कोर्ट के सामने नाकाम हो गया। कल जो पिंडी में एहतजाज करना है जलसे की जगह पे, उसका कच्चा चट्टा भी कल खुल के सामने आ जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने जो धमाका किया उस खबर पर अगर हम बात करें, ये जो 63A के मुकदमे की इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि ये लगाया जा रहा है फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। दुनिया में अदम एतमाद की तहरीकें होती हैं, अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन के लोग भी वोट डालते हैं। उसको फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है राइट टू एक्सरसाइज राइट ऑफ वोट। कि अगर कोई एग्जेक्टिव, चीफ एग्जेक्टिव, प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म ठीक काम नहीं कर रहा, हुकूमत भी उसको निकाल रही है, हुकूमत के लोग भी निकाल रहे हैं और अपोजिशन के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन डिफेक्शन क्लॉज अपनी जगह पे रहेगी। पार्टी की अगर पॉलिसी है, आप उसको फिल नहीं करते तो आप नाअहल हो जाएंगे वोट देने पे। लेकिन ये नहीं होता कि डाला गया वोट वो गिनती में शुमार ना हो। बंदयाल साहब जो इस बेंच के सरबराह थे 63A के, आज भी मेरे कानों में उनके वो उनके रिमार्क्स जो हैं उनकी बाज़गश्त है। मुझे याद है उनके रिमार्क्स जब उन्होंने कहा था ये 63A के मुकदमे में कि ये कैसे हो सकता है कि डाला गया वोट गिनती में शुमार ना हो। बंदयाल साहब ने कहा कि डाला गया वोट अगर गिनती में शुमार नहीं होता तो ये उस पार्लियामेंटेरियन की तौहीन है। ये बंदयाल साहब ने ओपन कोर्ट में रिमार्क्स दिए, जिस मर्जी सहाफ़ी से आप तस्दीक कर लें। लेकिन उसके बाद फिर हैरानगी होती है कि जब फैसला आया तो फैसले में वोट गिनती में शुमार नहीं होगा, ये फैसला आ गया। अब ये जो मुकदमा नाज़रीन काजी फैसल साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर किया 63A का 30 सितंबर को, ये ज़राए से खबर सामने आई। आज तो धमाका हुआ वो ये है कि इस केस की कॉजलेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दी गई है। 5 रुकनी बेंच काजी फैसल सरबराह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मदर आलम मियां खिल इसमें शामिल हैं। कुछ हमारे साथी ये दावा कर रहे हैं कि ये जो कमेटी की शफलिंग हुई है, तब्दीली हुई है, नया सदारती ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद मुनीब अख्तर साहब इस केस में नहीं बैठेंगे। वो बैठने से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि क्योंकि ये बेंच ठीक नहीं बना, कानून के मुताबिक नहीं बना, तो इसलिए वो बैठने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि ये कानूनी तौर पे अदालत नहीं बनी। लेकिन नाज़रीन, वो कहा गया ना कि उन साहब की तरफ के रूल्स के मुताबिक आखिर जज का होना ज़रूरी है। तो रूल्स के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ जाए, मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठते, 4 जजेस के साथ या कोई एक और जज शामिल करके अदालत फैसला दे दे, तो फिर क्या होगा? फिर तो फैसला प्रिवेल करेगा। क्यों प्रिवेल करेगा? क्योंकि रूल्स भी उसी अदालत के बनाए हुए हैं और फैसला भी उसी अदालत के लार्जर बेंच का होगा, तो फैसला प्रिवेल करेगा। क्योंकि उस फैसले में मेरी जो दानिस्त है उसमें लिखा जाएगा, बल्कि छोड़ देता हूँ, मैं किसी और व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ आपको ये नुक्ता समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस नुक्ते में अगर मैं गया तो फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, काजी फैसल साहब की नई पॉलिसी, ये भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ये क्या पॉलिसी है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जजेस के इख्तलाफात के मामले पे।
इख्तलाफात की नाज़रीन जहाँ तक बात है तो जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं फ़ारूक एच नाइक साहब, उनकी तरफ से भी जजेस के इख्तलाफात पर कल तशवीश का इजहार किया गया एक टॉक शो में। नाइक साहब ने कहा कि ये जजेस का इख्तलाफ होना, जजेस का आमने सामने आना अदलिया के लिए और मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इन्हें आपस में बैठ के अपने मसाइल को हल करना चाहिए और जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का दिया गया वो आइन और कानून के बरखिलाफ़ है। अब नाज़रीन इख्तलाफात किस वजह से, किस वक्त इन इख्तलाफात ने जन्म लिया, इस सारी बहस में जाए बग़ैर कतई नज़र इन इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं। मामला नाज़रीन ये है कि जो नाइक साहब ने बात की है, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसलों के दौरान जब ये फ़ैसला जारी नहीं हुआ था 12 जुलाई वाला और हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तब भी विद इन द कोर्ट ये कोशिश की गई कि जज साहबान में इत्तफाक राय पैदा हो, कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि जजेस के रिमार्क्स बड़े मुतज़ाद थे, एक दूसरे के बरखिलाफ़ थे। उससे ये नज़र आ रहा था कि जजेस की ओपिनियन क्या है, किस जज की क्या राय है। तो इस दौरान एक अटैम्प्ट की गई सालसी के लिए, मीडिएशन के लिए कि कंसेंसस आए और एक जजमेंट इस पर दिया जाए, और वो कंसेंसस हुआ भी नाज़रीन। जो मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ वो कंसेंसस हुआ भी। अभी क्या सालसी हुई उसकी डिटेल आगे आएंगी, लेकिन वो कंसेंसस हुआ। लेकिन फिर वो कंसेंसस कैसे टूटा, ये एक अलग मिस्ट्री है। अब नाज़रीन जो इख्तलाफात हुए हैं, उन इख्तलाफात पर सालसी के लिए कुछ अहम शख्सियात, नामवर शख्सियात मुतहरिक हुई हैं और उनका मैं ताल्लुक़ आपको बता देता हूँ। हुकूमत से नहीं है, सियासी जमात से नहीं है, किसी वो क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी से नहीं है। उनका ताल्लुक़ वकला की बरादरी से है और वकला की बरादरी के वो लीडर जिसको कहते हैं ना, लीडर टाइप की नेचर की जो है वो शख्सियात हैं, जिनके बारे में ये हमें पता चला है कि उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की हैं, समझाने की कोशिश की है, जजेस के साथ मुलाकातें की हैं, जजेस की उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, एक जज की हुई हैं, 2 जज की हुई हैं, 3 जज की हुई हैं। ये मैं फ़िलहाल आपको नहीं बता सकता, उनका नाम नहीं बता सकता कि कौन मुतहरिक हुआ है, बल्कि कौन कौन मुतहरिक हुआ है। लेकिन ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि जज साहबान को बिठा के इस मसले का कोई हल निकाला जाए। लेकिन आज मसले का हल कैसे निकलेगा? अब जो शख्सियात मुतहरिक हुई हैं, अगर इसमें ब्रेक थ्रू हो जाता है, सालसी कामयाब हो जाती है, इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, जजेस एक टेबल पे, एक पेज पे आ जाते हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम पे चीज़ें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चली गई हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम वाली चीज़ें को कुछ करीब भी ले आते हैं और वो जो शख्सियत विद इन द कोर्ट्स हैं वो भी अगर मुतहरिक हो जाती हैं, तो शायद कोई मसले का हल निकल आए, शायद कोई रास्ता निकल आए मीडिएशन को कामयाब बनाने का। लेकिन बहरहाल अभी ये इब्तदाई मुलाकातें हैं, कोई हतमी तौर पे इस पर कुछ नहीं हुआ। तो जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली साहब को सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया गया है। उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 अक्टूबर से उनके नोटिफिकेशन का इतलाक़ होगा और 31 दिसंबर 2026 तक वो सेक्रेटरी दिफा रहेंगे, यानी 2 साल 3 माह तक रहेंगे। यहाँ पे तकर्री हुई है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने रऊफ़ हसन साहब को सेक्रेटरी इतलात तहरीक इंसाफ के ओहदे से फारिग कर दिया है, उनको थिंक टैंक का सरबराह बना दिया है और शेख वकास अकरम साहब को तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी इतलात बना दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, शिबली फराज साहब का नाम ECL पर शामिल था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक महमूद जंगीरी साहब ने ECL से नाम निकलवाने के मामले पे अमल दरामद ना होने के फ़ैसले पर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पे समाअत की है और 1 हफ़्ते का वक्त दिया है कि 1 हफ़्ते में अगर शिबली फराज का नाम जो है वो ECL से नहीं निकलता तो फिर आइंदा समाअत पे सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हों। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जिन ख़बरों का मैंने तज़किरा किया है उनकी डिटेल फिर कल सुबह के व्लॉग में। तो आप तमाम मोहब्बत करने वालों से, खैर खाओं से इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप तो मेरी दुआओं में शामिल ही हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।